Today we will start again semiconductor electronics, and we will discuss about energy band diagram in this chapter 16. It is most important topic, energy band diagram, because without it I cannot explain p-n junction or anything else, because it consists of valence band and conduction band both. So energy band diagram, देखिए फिर से मैं रिमाइंड करा दूं आप लोगों को कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आइसोलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड है तो उसकी एनर्जी जो होगी वो डिस्क्रीट होगी। बोर ने क्या बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास उसकी एनर्जी ये डिपेंड करती है कि वो एटम के कितना नजदीक है। पहले ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 अपॉन n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट में है -2 स्क्वायर -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 4 ऑर्बिट। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि वो इलेक्ट्रॉन का एटम के साथ कितनी डिस्टेंस है। आइसोलेटेड एटम के केस में हमने कल सिलिकॉन और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी। तो सिलिकॉन के मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूं कि उसका 14 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर था सिलिकॉन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, लास्ट में ये निकल करके आ रहा था। चलिए हम फिर से देख लेते हैं। सिलिकॉन के में हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो हमने ये पढ़ा कि इसके लास्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है और आखिरी ऑर्बिट में केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 की जरूरत है, 4 हैं, ठीक है। इसको शेयरिंग करके 4 एटम के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ऐसी जर्मेनियम में हमने पढ़ा कि 32 इसका एटॉमिक नंबर था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 वैसे बाद में आएगा और फिर आएगा 4s2 4p2। तो इसमें जो आखिरी ऑर्बिट है वो फोर्थ ऑर्बिट है और आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, फिर से मैं आपको एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात बता दूं। तो देखो, अगर मैं बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो बोहर ने तो ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन एटम से कितना दूर है। उसके बाद अगर मैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की बात करूं तो पॉली ने ये बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेट्स ऑफ all four sets होते हैं ना क्वांटम नंबर के, all can have all quantum numbers same, all sets of quantum numbers same। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम में क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों के क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। चाहे मैं 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट के s सब शेल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे। जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर अलग अलग हैं तो इनकी एनर्जी स्टेट भी अलग अलग होगी। हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि बोहर ने तो बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके एटम से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पॉली ने बताया कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल सेट्स ऑफ सेम क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, मैंने अगर सिलिकॉन की बात की तो सिलिकॉन में आखिरी वाले ऑर्बिट के एटम से ही हमें लेना देना है। आखिरी वाले ऑर्बिट में तीसरा ऑर्बिट है आखिरी वाला, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। आपको ये कहेंगे सर चारों इलेक्ट्रॉन, चलो अब एस सब शेल की बात कर लेते हैं। एस सब शेल पूरा फील्ड है, केवल एक ही सब शेल है एस सब शेल थर्ड ऑर्बिट का। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी स्टेट अलग अलग होंगी, क्योंकि पॉली ने बताया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देखो इन दो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट सेम है, थर्ड ऑर्बिट, सब शेल सेम है एस सब शेल, लेकिन मैं इसके आगे की अगर क्वांटम नंबर्स की बात करूं तो वो अलग अलग होंगे। जैसे इनके स्पिन्स अलग अलग होंगे। अगर एस सब शेल में है, आपने पढ़ा होगा स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते थे। तो जब इनके क्वांटम नंबर अलग अलग हैं तो इनकी एनर्जी स्टेट भी अलग अलग होंगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर किसी भी सिलिकॉन के एटम में अगर आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके पास 4 एनर्जी स्टेट्स हैं। सिलिकॉन एटम में कितनी एनर्जी स्टेट हो गई? 4 एनर्जी स्टेट हो गई, ठीक है, आखिरी ऑर्बिट के लिए। ऐसे ही जर्मेनियम ऑर्बिट एटम में 4 एनर्जी स्टेट हो गई आखिरी एटम के लिए, पर ये एक एटम के लिए वैलिड था। हमको यहाँ ये समझना है
देखिए बेटा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसको समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत क्रिटिकल टफ पड़ता है केवल एनर्जी बैंड डायग्राम को समझना। लेकिन आप थोड़ा सा मन लगा के इसको समझेंगे तो यू विल 100% गेट द आइडिया ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। और ऐसे ही देखो, लेकिन एक जो क्रिस्टल है वो तो एक एटम से मिलकर बना नहीं है, वो तो कई सारे एटम से मिलकर बना है। मैंने माना कि किसी क्रिस्टल में n एटम है, कैपिटल N एटम्स हैं। तो अगर किसी क्रिस्टल में n एटम्स हैं, n एटम्स इन अ क्रिस्टल, तो उसके आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो हम क्रिस्टल के ना पर सेंटीमीटर क्यूब की बात करेंगे, हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। हम हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात करेंगे। मैं ये कहता हूं कि एट एन पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने कहा फिर से समझिए, एक क्रिस्टल मान लीजिए जैसे कि कोई एक, ये मेरे पास डस्टर है, ये एक ब्लैक जो रफ सरफेस है, ये सिलिकॉन का एक कोई क्रिस्टल है, वेफर है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो इसमें कई सारे एटम्स भरे हुए हैं। मैं सारे एटम्स को एक बार में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम एटम्स को कंसीडर करूंगा। और मैंने माना हमेशा यही साथ चलेगा आपके कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा बेटे, आप ये बताइए कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब एक एटम में आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, जब एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑर्बिट में तो पर यूनिट एटम में, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो चारों बच्चे हैं, नेहा, प्रांची, चेतना, भूमि, अगर किसी क्रिस्टल एटम में 4 इलेक्ट्रॉन है आखिरी ऑर्बिट में, तो पूरे क्रिस्टल की मैं बात कर रहा हूं पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पूरे क्रिस्टल की बात कर रहा हूं। जल्दी से कमेंट करके आप बता सकते हैं। नो आइडिया। 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 एटम्स के पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। n एटम्स हैं अगर किसी क्रिस्टल में पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी सिलिकॉन क्रिस्टल में 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास एनर्जी स्टेट्स कितनी होंगी, 4n एनर्जी स्टेट्स होंगी, 4n एनर्जी स्टेट्स, 4n एनर्जी स्टेट्स होंगी। मैं फिर से समझा देता हूं कि मैं फिर से समझा देता हूं, अगर किसी क्रिस्टल में एटम में लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके पास 4 एनर्जी स्टेट्स होंगी, ठीक है। मैं अगर एक एटम की बात ना करके पूरे क्रिस्टल की बात करूं, तो पूरे क्रिस्टल में मैंने माना कि n एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपने कहा सर 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितनी एनर्जी स्टेट्स होंगी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी एनर्जी स्टेट्स होंगी, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही एनर्जी स्टेट होती है। पॉली ने बताया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई। अगर मैं इनका एनर्जी बैंड, अब देखो आपको एक यहाँ ये बात समझनी है थोड़ा सा हल्का सा, कि एक एटम है उसका मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने को कहा आखिरी ऑर्बिट के लिए, तो आपने कहा सर देखो उसको ऐसे समझाइए, ये मेरा हो गया थर्ड ऑर्बिट का एस सब शेल, ये हो गया थर्ड ऑर्बिट का पी सब शेल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ऐसे समझा सकते हैं, बिल्कुल समझा सकते हैं ना, ठीक है, एक एटम के लिए समझा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये होगा कि ये जो लाइंस है ना, यहाँ 2 लाइन होंगी, एक पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, एक दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसे इसके लिए 2 लाइंस होंगी। लेकिन ये एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने सिलिकॉन के एक एटम के लिए बताया है, केवल एक आइसोलेटेड एटम के लिए बताया है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक एटम के साथ दूसरा एटम भी साथ लेकर आता हूं, है ना, तो जो एनर्जी बैंड जो है वो स्प्लिट हो जाएगा और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ वी आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मैं एक न्यूक्लियस के तरफ चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने कहा भाई इसका एनर्जी बैंड डायग्राम समझाओ। आपने कहा सर ये एक लाइन खींच करके बता दीजिए, इस लाइन में इसकी डिस्टेंस के हिसाब से इसके पास कुछ एनर्जी होगी, पहले ऑर्बिट में है या दूसरे ऑर्बिट में है, तीसरे ऑर्बिट में है, इसकी एनर्जी डिपेंड करती है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ऑर्बिट से। तो
मैंने कहा कि अगर मान लो मैं इसके पास एक और एटम साथ लेकर के आऊं, तो बेटे ये जो एनर्जी बैंड होगा ना, ये एनर्जी बैंड जो होगा ये दो बैंड में स्प्लिट हो जाएगा। क्यों स्प्लिट हो जाएगा? अब तक इसके ऊपर केवल एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, और जब मैं इसके पास एक और एटम को ले आऊंगा, बहुत नजदीक ले आऊंगा, तो दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस वो भी उसको बुलाएगा और इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा। अभी तक इस पे केवल एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, लेकिन जब मैं इसके पास दूसरा एटम साथ लेके आऊंगा ना, तो इस पे अट्रैक्शन के साथ कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स लगेगा। यानी कि जब मैं दो एटम को नजदीक लेके आता हूं, तो एक एनर्जी बैंड एक इलेक्ट्रॉन के लिए वन सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन थी, दो एटम नजदीक लेके आया, इट विल ब्रेक इनटू टू। इफ आई टेक फोर एटम्स टुगेदर, the energy band diagram will be like this. If I take n atoms together, it will split up into very closely spaced discrete energy levels. Closely spaced discrete energy levels. If I take n atoms closer to each other, if I take n atoms closer to each other, the single energy level will now split up into closely placed n number of discrete energy levels. These discrete energy level form a band that is called energy band. सभी को एनर्जी बैंड की डेफिनेशन समझ में आ गई? जब हम एक एटम की बात कर रहे थे, तब हमारे पास केवल एक ही एनर्जी हम लाइन से प्रेजेंट कर रहे थे कि उसकी एनर्जी कितनी है। जब मैं दो एटम को लेके आऊंगा, दिस वन लाइन स्प्लिट्स अप इनटू टू लाइंस representing the different energies. The same electron will have two different kinds of energies, one due to attraction force, another due to repulsion force. Attraction due to nucleus and repulsion due to दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन की वजह से repulsion। ठीक है? If I take three atoms together, it will split up into these three discrete lines, 4, 5, 6. If I take n atoms together, it will split up, a single line will split up into closely spaced discrete energy levels, and these discrete energy levels form a band that is known as energy band. And अगर मैं इसको स्पेसिंग के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, तो एक डायग्राम बनेगा जिसका नाम है एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या सभी को समझ में आ गया होगा? तो ठीक है, मैं इसके बाद थोड़ा सा एक आपको यहाँ एक थ्योरी लिखता हूं, और थ्योरी लिखने के बाद आप उस थ्योरी को नोट डाउन कर लीजिए। मैं उसके बाद एक एनर्जी बैंड डायग्राम समझाऊंगा, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया, तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ बहुत सिंपल है और आप सब कुछ समझ सकते हैं इसके बाद। ठीक है, तो नाउ यू स्टार्ट राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा सभी लिखना शुरू कर दें, लाइव वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4 फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। 2 s के और 2 p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? इसलिए मैंने कहा hence the total number of outermost electrons, outermost, or you can say outer electrons in the crystal is 4n. So you can say the maximum possible number of electrons, okay, since we know the maximum possible number of electrons, कितने होते हैं maximum possible number electrons in the outermost orbit? 8 होते हैं। in the outer orbit is 8। 2 s के होने चाहिए एंड 6 p के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैं आपको यहाँ राइटिंग करके वही बात समझाना चाह रहा हूं जो मैं अभी आपको बोल के समझा रहा था, कि किसी भी सिलिकॉन के एक एटम में आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 s के 2 p के। इसीलिए अगर मैं पूरे टोटल नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, पूरे क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4n हो जाएंगे। एक एटम में 4 हैं, एक क्रिस्टल में 4n हो जाएंगे, क्योंकि एक क्रिस्टल में मैंने मान लिया कि n एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छा, मैंने कहा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है ना? तो पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स कितनी हो जाएंगी? 8n पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगी, राइट? सो यू नोट डाउन। सो फॉर द 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो फॉर द 4n
valence electrons in the outermost orbit. So for the 4n valence electrons, there are 8n discrete available energy states. These 8n discrete energy levels, these 8n discrete energy levels can either form a continuous band, or they may be grouped, in different bands, depending upon the distance between the atoms, between the atoms in the crystal. मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा टफ नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सिलिकॉन के एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी ऑर्बिट में, तो एटम ना कह करके पूरे क्रिस्टल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 4 नहीं, 4n होंगे, 4 गुणा n, एक एटम में 4, एक क्रिस्टल जिसमें पर यूनिट वॉल्यूम n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉली ने ये कहा कि सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो मेरे पास अवेलेबल एनर्जी लेवल कितने होंगे? 4, 4 एनर्जी लेवल होंगे ना चारों इलेक्ट्रॉनों के लिए। पूरे क्रिस्टल में कितने एनर्जी लेवल होंगे? 4n, जो कि फिल्ड होंगी। अवेलेबल कितनी होंगी? 8n। होनी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितनी एनर्जी लेवल होनी चाहिए पूरे क्रिस्टल में? 8n। लेकिन हमारे पास एनर्जी लेवल कितनी फील्ड है? 4n, तो 4n एम्प्टी रह गई। तो किसी भी सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में 4n एनर्जी स्टेट्स फिल्ड होती हैं और 4n एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए इस क्लास में नंबर ऑफ चेयर्स तो एनर्जी स्टेट बता रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कोई भी एक सीट पर 2 स्टूडेंट नहीं बैठ सकते, यानी कि कोई भी एक एनर्जी स्टेट पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। 2 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी स्टेट अलग अलग होगी। इस क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी 8 स्टूडेंट होने चाहिए थे, पर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स यानी 4 ही सीटें हैं, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 सीटें खाली रह गई। इस कमरे में 8 सीटें थी, 4 बच्चे थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 सीटें भरी हैं, 4 सीटें खाली हैं। मैं इस कमरे की बात ना करके पूरे स्कूल की बात करूं जिसमें n क्लासें हैं, तो उसमें एक क्लास में 8 सीट, दूसरी क्लास में 8 सीट, तीसरी क्लास में 8 सीट, तो n क्लासों में 8n स्टेट्स, 8n एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें 4n एनर्जी स्टेट्स फिल्ड हैं और 4n एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी हैं। ये काम जब के लिए है जब मैं एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा था, लेकिन जब मैं इन एटम्स को नजदीक लेके आऊंगा, तो ये एनर्जी स्टेट लाइन ना होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी और कई सारे एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। और वो उन्हीं क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ही एक बैंड कहते हैं। वही बैंड डायग्राम मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जरा कमेंट करके बताइए लाइव वाले बच्चे, क्या सभी को समझ में आ गया जो मैंने बोला? ये केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात हो रही है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जरा कमेंट करके बताइए जिससे कि मुझे पता लग जाए, और कोई डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको अभी समझते हैं कैसे बनाना है। आई वॉन्ट योर feedback, live class students, please give your feedback. Okay, so we are understanding energy band diagram. I will draw that. Before going ahead, let me give you some conclusion कि सर सिलिकॉन में
जब हम एटम्स को पास लेकर के एक क्रिस्टल बनाते हैं, एक एक एटम्स को पास लेकर के क्या बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, क्रिस्टल बनाएंगे, तो ये जो क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स है ना, ये दो बैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक का नाम हो गया कंडक्शन बैंड और एक का नाम हो गया वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में मैंने कहा ना मेरे पास 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। कितने अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं? 8n अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं, जिसमें फील्ड कितनी है? 4n। खाली कितनी रह गई? 4n पूरे क्रिस्टल के लिए। बेटे अब जब हम क्रिस्टल इसको बना लेते हैं तो क्या होता है कि दो बैंड बन जाते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में 4n एनर्जी स्टेट्स होती हैं और सारी एनर्जी स्टेट्स फिल्ड हैं 4n इलेक्ट्रॉन से। 4n स्टेट्स 4n इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं। और जो हमारा कंडक्शन बैंड है उसमें 4n एनर्जी स्टेट्स हैं, वो सारी कैसी हैं? एम्प्टी हैं। वो सारी कैसी हैं? एम्प्टी हैं। जैसे मान लो सारी क्लासों में चार चार बच्चे बैठे हों, हर क्लास में चार सीटें खाली हैं, और मैंने जब सारे स्कूल की क्लासों को मर्ज कर दिया तो मैंने क्या कहा कि वो 8n जो सीटें थी उनमें मैंने दो ग्रुप बना दिए। एक क्लास में केवल खाली सीटें और एक क्लास में केवल वो सीटें जिनमें बच्चे बैठे हुए हैं। तो 4n एनर्जी स्टेट्स कंप्लीटली फिल्ड हो गई, जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। उस क्लास का या उस बैंड का नाम दे दिया वैलेंस बैंड। और एक वो क्लास जिसमें सारी 4n सीटें खाली हैं, वो सब उसका नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। तो हमारे पास 8n एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स एक वैलेंस बैंड में भरे हुए हैं और कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो खाली है। सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही बात मैं भाषा के रूप में यहाँ लिखवाऊंगा। एटम अलग अलग हैं तो ठीक है, अलग अलग ही रहेंगी, और जब हम क्लोज लेकर आएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएंगी और बैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी। कंडक्शन बैंड और कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, द डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखिए, इसके बाद ही लिखिए द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स in the crystal lattice of germanium and silicon, the energy band of these 8n states the energy band of these 8n states is split apart into दो बैंड्स है ना, into two bands कह सकते हैं, into two bands which are separated by an energy gap, which are separate, which are separated by an energy gap which is represented by Eg. The lower band which is completely occupied by 4n valence electrons, क्योंकि ये इनका नाम मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, एट टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। अगर टेम्परेचर जीरो है, रूम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, यानी 0 केल्विन की बात कर रहा हूं। तो 0 केल्विन पर एट एब्सोल्यूट जीरो नहीं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, कोई बताएगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो, सोच के बताना। तो एब्सोल्यूट जीरो पर सारे इलेक्ट्रॉन्स किस में बैठे हुए हैं? वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड कैसा है? खाली। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 4n इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ सकते हैं। वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है। एट एब्सोल्यूट जीरो इज द वैलेंस बैंड, The other band consisting of 4n energy states, the other band consisting of 4n energy states called conduction band, the conduction band is completely empty at absolute zero, is completely empty at absolute zero.
ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसको बैंड डायग्राम समझते हैं। अगर पेपर में आपसे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के बोलता है तो हम वो ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम, ओके, लिख लिया भाई, कमेंट करके बताओ जरा सभी ने। हैव यू नोटेड डाउन? शुड आई गो अहेड? इट इज 12, so after 10 minutes the period will be over. Yes, fine, good. Bhumi has 12. चलिए, अब हम सबसे इंटरेस्टिंग बात एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करना समझते हैं। आप सभी लोग बड़े इजीली कर सकते हैं, बस आपको एक बार ये समझ में आना चाहिए। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के लिए देखिए, ये मेरे पास L इज इक्वल टू 0 के लिए S सब शेल की बात कर रहा था, ये मैं P सब शेल की बात कर रहा था, एंड दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग nth शेल in which you are having L is equals to 0, L is equals to 1, 2, 3, so on. But here we are having SP only, not D. ये S के लिए है, S सबशेल के लिए है, और ये P सबशेल के लिए है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ। ये मेरी स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स। ध्यान दीजिए, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इसको हम कह सकते हैं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। अच्छा, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम होती जा रही है। मैंने यहाँ पर एनर्जी लेवल इसको लिख सकते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख दिया। यू कैन राइट हेयर रिलेटिव। सबसे बड़ी बात है एनर्जी, तो आपको एनर्जी पर ही ध्यान देना है, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, दो एटम्स अलग अलग हैं, तो उनका S सब शेल अलग है, P सब शेल अलग है। ये S सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, P सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, अलग अलग। जब लेकिन मैं एटम्स को पास लेके आता हूं, अच्छा इसकी बात करूं मैं, तो इसके पास कितने एनर्जी स्टेट्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 एनर्जी स्टेट होती हैं। क्रिस्टल की बात कर रहा हूं तो 6n इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6n एनर्जी स्टेट्स होंगी, लेकिन जब ये अलग अलग हैं एटम सारे, तो यहां मैं कह सकता हूं 6n स्टेट्स हैं। अब एनर्जी स्टेट्स की जगह मैं केवल स्टेट्स लिख रहा हूं, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6n इलेक्ट्रॉन्स। क्या 6n इलेक्ट्रॉन्स है? क्या 2n है? अभी तो देखो 2n स्टेट्स। अरे भाई आप ये बताइए, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं। अरे एस सब शेल में 2 होते हैं, तो 2 स्टेट है, 2n स्टेट्स हो गए, 2n फील्ड हो गए, ठीक है। एसपी वो वाली बात कर रहा हूं, ओके। पी सब शेल की बात करूं तो इसमें 6n स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन फील्ड कितनी है? 2। तो मैं कहूंगा सर 6n स्टेट्स में केवल 2n इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। मेरे पास टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स है। देखो 6 और 2 8n स्टेट्स में से 2 और 2 4n स्टेट्स भरी हुई हैं और 4n स्टेट्स एम्प्टी हैं। जो भरी हुई है वो वैलेंस बैंड बना रही हैं और जो खाली है वो कंडक्शन बैंड बना रही है, लेकिन मैं पूरे सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मर्ज करता हूं, अगर मैं ये दो एटम मान लो ऐसे हैं, दूर दूर है ये एटम, है ना, अगर मैं इन एटम को नजदीक लेके आऊं, नजदीक लेके आऊं, स्पेसिंग को कम करता हूं, तो बेटे मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं 2 एटम की बात कर रहा हूं तो द एनर्जी लेवल गेट्स स्प्लिट्स अप इनटू 2 levels, one greater energy, one lesser energy, due to attraction force, repulsion force. In the same way, if I take n atoms together, मैं n atoms को पास लेके आ रहा हूं, तो ये क्या करेगा? ये स्प्लिट अप हो जाएगा और कुछ इस तरीके से स्प्लिट अप हो जाएगा, right? This energy level will also get split up, right? ये डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, तो एनर्जी लेवल चेंज होता जाता है। बस आपको ये समझना है, ये आप ग्रेजुएशन में समझेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ही सॉल्यूशन से ये एनर्जी बैंड डायग्राम निकल करके आ रहे हैं। पर आप ये समझिए कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली देखते हैं या उसको मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऐसा आएगा। अब तक तो हम केवल सर सिंगल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे बोर के हिसाब से,
पर जब वो तब के लिए वैलिड था जब सारे एटम आइसोलेटेड थे। अब मैंने क्या बना दिया, क्रिस्टल। आइसोलेट ना होकर के कर्व्ड हो जाना शुरू हो जाएंगे और स्प्लिट अप हो जाएंगे। लेकिन बेटे एनर्जी स्टेट हमेशा कितनी रहेंगी, 8n। इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे हमेशा, 4n। ठीक है ना। अब हो क्या रहा है यहाँ, सीन ये देखिएगा। तो इसको थोड़ा और सही से खत्म कर लेते हैं। इट विल गो लाइक दिस। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ लो। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो बस कुछ भी नहीं है इसमें। और बेटे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आई कैन नॉट टेल इट्स इम्पोर्टेंस टू यू इन वर्ड्स। ओके। इसको ऐसे ना बना करके इसको थोड़ा ऐसे बनाया जाए। एक बैंड ये हो गया एंड अनदर बैंड इज दिस। Okay, this is one band and this is my another band. ठीक है, अब सही है। Okay, fine, that's great. Okay, fine. So इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। समझो इधर बेटे, लिसन, समझे सभी। एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होगा कि ये जो 6n स्टेट्स थी और ये जो 2n इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने इसको रीजन ए कह दिया। रीजन ए रिप्रेजेंट करता है वो एरिया जब ये दो एटम अलग अलग थे। रीजन बी रिप्रेजेंट करता है वो पोर्शन जब इन दोनों को मैं थोड़ा क्लोज लेकर आया। तब इस केस में भी सर इसमें 6n स्टेट्स होंगी और 6n स्टेट्स में 2n इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे, है ना। इसमें सर 2n स्टेट्स होंगी और 2n इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे होंगे। लेकिन अगर मैं इन एटम्स को और नजदीक लेके आता जाऊं, और मैं इन एटम्स को बहुत नजदीक ले आया, मैं इन एटम्स को और नजदीक लेके आता जाऊं, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये सारे की सारे 8n एनर्जी स्टेट्स क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। सारे 8n एनर्जी स्टेट्स मर्ज हो गए। देखो बेटा 6n इसके, ये 6n और ये 2n, ये कैसे हो गए आपस में मर्ज। अब कोई भी गैप नहीं है, इनके बीच में गैप था, लेकिन ये मेटल का केस है। किसका केस है ये, मेटल का। बेटे मेटल में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, बहुत कम होता है, ना के बराबर गैप होता है। तो ये रीजन सी जो है, ये वाला जो रीजन सी है, ये रीजन सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, देयर इज नो एनर्जी गैप, इट इज रीजन सी। ऑल राइट, क्लियर, इज इट क्लियर, फाइन। अच्छा, अगर मैं स्पेसिंग, एक्चुअल स्पेसिंग की बात करूं, मैं एक्चुअल स्पेसिंग की बात करूं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर एक्चुअल स्पेसिंग की बात करता हूं, एज्यूम्ड स्पेसिंग एट दिस पॉइंट। दिस इज माय एक्चुअल स्पेसिंग। एक्चुअल स्पेसिंग यानी कि जो मेरा सिलिकॉन का क्रिस्टल है ना, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उनके एटम्स के बीच में वास्तव में जितनी स्पेसिंग है, उस स्पेसिंग की बात करें, तब एनर्जी लेवल क्या होते हैं, दो बैंड में स्प्लिट अप हो गए। देखो बेटे, आपका एक बैंड तो ऊपर है और एक बैंड नीचे है। देखो एक बैंड आपका ये है, एक बैंड ये है, हाँ, और एक बैंड आपका ये है। ठीक है, समझ गए ना। अब तो देखो इस बैंड में क्या होगा कि यहाँ 4n स्टेट्स होंगी। अब ये जो 8n स्टेट्स है ना, ये पूरी 8n स्टेट्स थी। इसके अंदर रीजन सी के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, रीजन सी के अंदर कितनी स्टेट्स हैं, 8n स्टेट्स हैं और 8n इलेक्ट्रॉन्स, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं रीजन डी की बात करूं, अगर मैं रीजन डी की बात करूं तो अगर मैं रीजन डी की बात करता हूं तो रीजन डी में क्या होगा कि ये 8n एनर्जी स्टेट्स, 4n स्टेट्स इन द
upper band and 4n states in the lower band. तो 4n states दो बैंड में डिवाइड हो गई, जिसमें लोअर बैंड तो पूरा फिल्ड है और ये पूरा बैंड एम्प्टी है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका नाम मैंने कंडक्शन बैंड बोल दिया। देखो बेटा मैं इसको ना यहाँ लिख देता हूँ, इसको ऐसे करके इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। दिस इज माय कंडक्शन बैंड। और इससे स्पेसिंग कम करेंगे तो फिर एनर्जी लेवल और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज माय वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। यानी कि हमारे 4n जो स्टेट्स थी, 8n स्टेट्स थी, वो 4n स्टेट्स में कन्वर्ट हो गई, दो बैंड बन गए 4n स्टेट्स के, एक जो पूरा फिल्ड है और एक पूरा एम्प्टी है। जो फिल्ड है उसका नाम दे दिया वैलेंस बैंड और जो एम्प्टी है उसका नाम दे दिया कंडक्शन बैंड। आपको फिर से मैं समझा देता हूँ, जरा कमेंट करके बताइए मुझे इतना समझ में आया नहीं आया। प्लीज आप अपने डाउट्स पहले मुझसे डिस्कस कर लीजिए, जिससे कि मुझे श्योरिटी हो जाए कि एवरीथिंग गोइंग फाइन। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज कमेंट, आर यू गेटिंग? Is there any problem? Neha, you tell me. चलिए मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जस्ट फर्स्ट यू टेल मी, जल्दी से बताएं। यस, ओ वाओ, फाइन, गुड। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टैंडर्ड किताब को उठा लीजिएगा, आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, बल्कि मुझे ही बहुत टाइम लगा था अपने टाइम पर इसको सीखने में। तो मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरीके से फिर से समझाने की। देखिए हमारे पास टोटल 8 एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं, 2 s की, 6 p की। s पूरा फील्ड है, p में 2 हैं, 6 एम्प्टी हैं, 6 नहीं हैं। तो मैं अगर क्रिस्टल की बात करूं तो एक न लेकर के n एटम्स की बात कर रहा हूं। अगर एज्यूम्ड स्पेसिंग बहुत दूर दूर है, आइसोलेटेड एटम्स हैं, तो मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की 6 n स्टेट्स फॉर p सब शेल, फॉर p सब शेल। एंड ये मेरी s सब शेल की बात हो रही है ना। इसमें 2 2n स्टेट्स हैं और 2n पूरी फील्ड हैं, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी सीखा था। उसके बाद लेकिन p में 6n में से 2n स्टेट्स फिल्ड हैं, बेचारी 4n स्टेट्स एम्प्टी रह गई। अगर मैं इन एटम्स को पास लेकर आऊं, तो बेटे आपको पता है कि जब हम एटम्स को नजदीक लेकर के आते हैं तो इनकी एनर्जी में रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों होता है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग, कि एक इलेक्ट्रॉन के पास अपने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस था, अब और न्यूक्लियस भी उस पर इन्फ्लुएंस लगाएंगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट था ना इलेक्ट्रॉन का, वो ओवरलैप करेगा दूसरे वाले एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के साथ, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इस एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिंगल लाइन ना रिप्रेजेंट करके वो लाइन कर्विकल हो जाएगी और स्प्रेड हो जाएगा, बैंड बन जाएगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे। और इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को ही बैंड कहते हैं। क्योंकि मैं n एटम्स को नजदीक लेकर के आया हूं, तो यहां पर n डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे। और आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो एक बैंड बनाएंगे, इसको हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखिए ये 6n स्टेट्स स्प्लिट अप हो गई कुछ बैंड्स में। ये कई सारी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे, कई सारी स्टेट्स हैं, वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ये वास्तव में लेवल्स हैं, कई सारे लेवल्स हैं, जिसको मैंने एक एरिया से रिप्रेजेंट किया। ये भी स्प्लिट हो गई, कई सारी लाइंस हैं, कई सारी, देयर आर मेनी मेनी एनर्जी स्टेट्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। और स्पेसिंग कम की, ये मेटल्स का केस आ गया, रीजन सी, रीजन ए आइसोलेटेड, रीजन बी टेकन नियर टू ईच अदर, रीजन सी मेटल्स का केस आ गया, जहां पर कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। ये सारी स्टेट्स क्या कर रही हैं? एक दूसरे से ओवरलैप कर गई। ये देखो पूरा, ये पूरा 8n, ये पूरा एनर्जी लेवल्स थे, ये पूरे एनर्जी लेवल्स थे, और इसके और नीचे वाले के ये पूरे ऊपर से जा रहे थे, ये ऐसे। तो आप ये देख रहे हैं, ये सारी एनर्जी स्टेट्स के बीच में कोई गैप नहीं है। 8n स्टेट्स हैं और उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मेटल्स का केस हो गया, ठीक है। मैं और स्पेसिंग की बात इसको कम करूँ, ये मेरी एक्चुअल स्पेसिंग है। एक्चुअल स्पेसिंग पे क्या होगा कि फिर से ये जो 8n स्टेट्स हैं, ये 2 बैंड में टूट जाएंगी।
एक बैंड आपका बनेगा कंडक्शन बैंड और एक बैंड आपका बनेगा वैलेंस बैंड। 4n स्टेट्स ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 4n स्टेट नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जब हम इसको क्रिस्टल बनाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन 8 एनर्जी स्टेट्स के सब लोअर बैंड में लोअर एनर्जी लेवल को एक्वायर करना पसंद करते हैं। तो ये आपका लोअर वाला बैंड पूरा फिल्ड हो जाता है 4n स्टेट्स 4n इलेक्ट्रॉन से, और जो आपका अपर बैंड है 4n एनर्जी स्टेट्स वाला वो एम्प्टी रह जाता है। मैंने इसको यहाँ पर ट्रेस करके समझाया है कि मैंने अपर वाले बैंड को कंडक्शन बैंड कह दिया और लोअर वाले बैंड को यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको वैलेंस बैंड कह दिया, और यही बात मैंने आपको थ्योरी के रूप में अभी लिखवाई थी। तो वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, तो बेटे वो अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टाइम बाउंड। मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिटेल में कंप्लीट करूं। कंप्लीट करने से पहले यही कहूंगा कि आप इसका कई बार रिवीजन करिए, बहुत इसको बुक से पढ़िएगा, और कहीं कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू बच्चों।